गर्मी के कारण लोग परेशान हैं। जिले का तापमान 42 डिग्री तक बने रहने की संभावना जताई जा रही है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए डीएम ने सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। गर्मी के कारण दैनिक मजदूरों को भी काफी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। गोपालगंज से मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में भीषण गर्मी पड़ रही है और आज तापमान 42 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। ऐसे में आज 8वीं तक के तमाम स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। गोपालगंज के डीएम मोहम्मद मकसूद आलम की ओर से आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि आज यानी कि 18 जून और 19 जून को कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी और स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में बच्चों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि आज बच्चे जो है स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि गर्मी को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने को लेकर स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ गर्मी की वजह से दिन में कामकाज करने वाले जो रोजमर्रा के काम पर जाने वाले मजदूर हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है। खासकर जो रिक्शा ठेला वाले लोग हैं उनकी भी परेशानी गर्मी की वजह से बढ़ गई है, क्योंकि इन्हें सवारी नहीं मिल पा रही है और धूप में कड़ी मेहनत भी करनी पड़ रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने आज तकरीबन 42 डिग्री तक तापमान रहने और लू के साथ गर्म हवा चलने का अनुमान जताया है। मानसून में 48 घंटे की देरी है, तो ऐसे में गर्मी से फिलहाल 2 दिनों तक लोगों को राहत नहीं मिलने की उम्मीद है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। श्रेया मौत मामले को लेकर बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार औरंगाबाद में पहुंचे। श्रम संसाधन मंत्री ने कहा कि दोषी चाहे कोई भी क्यों न हो, बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही पीड़ित परिवार से मिलने के बाद उन्होंने कहा घटना जघन्य है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की दोबारा जांच के लिए जिला प्रशासन ने एक टीम गठित की है, जो 1 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट देंगे। मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए कह दिया गया कि वो जो मेडिकल रिपोर्ट जो दिया है उस मेडिकल रिपोर्ट को प्रशासन भी नहीं मान रही है कि फिर से मेडिकल टीम की गठित होगी, फिर से उसका मेडिकल जांच होगा, इसके बाद पता चलेगा। 1 हफ्ता के अंदर नतीजे पे पहुंच जाएंगे। एकदम भरोसा रखिए, कहीं से कोई बहुत बड़ा प्रभावशाली हो या घर का हो, कोई बचेगा नहीं। चाहे इसमें पुलिस अफसर हो चाहे कोई हो, इसमें बचने वाला कोई नहीं है। और फिर 1 हफ्ता के बाद मैं आऊँगा औरंगाबाद। ऐसा नहीं कि हम लोग आपको सर लग रहा है। पूर्वी चंपारण के नेपाल से सटे बॉर्डर इलाकों में शराब, अफीम और गांजा तस्कर काफी सक्रिय हैं। पूर्वी चंपारण से सटे नेपाल के सीमावर्ती इलाकों से मादक पदार्थ की बड़ी खेप पकड़ी जा रही है। इसको लेकर एसएसबी और पूर्वी चंपारण पुलिस काफी एक्टिव है। एसएसबी के जवान चेकिंग पोस्ट पर तलाशी के बाद ही वाहनों को प्रवेश करने दे रहे हैं। गर्मी में भी एसएसबी के जवान अपनी ड्यूटी में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार जो शराब तस्कर हो या अफीम तस्कर हैं वो काफ़ी सक्रिय हो गए हैं। खासतौर पर जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहाँ पर जो तस्कर हैं वो काफ़ी सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं। वैसी स्थिति में जो नेपाल से सटे जो बिहार का इलाका है वो ओपन इलाका है। वहाँ पर जो सीमावर्ती इलाका है वहाँ पर जो है खुला जो है इलाका है। वैसी स्थिति में जो तस्कर हैं वो इसी रूट से जो है वो शराब हो, अफीम हो या गांजा हो उसकी तस्करी करते हैं। वैसी स्थिति में जो चेक पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ पर एसएसबी के जवान जो है वो तैनात हैं और 71वीं वाहिनी एसएसबी की जो यूनिट है वो यहाँ पर तैनात है। और ख़ासतौर पर ये कटनिगवा है और यहीं पर जो एसएसबी के जो जवान हैं वो पूरी मुस्तैदी से अलर्ट हैं और सभी गाड़ियों की पूरी जांच कर रहे हैं। खासतौर पे जो नेपाल से आने वाली जो गाड़ियां हैं उसकी पूरी गहनता के साथ जांच कर रहे हैं और जो बिहार से जो नेपाल की तरफ जो गाड़ी जाती है उसकी भी पूरी जांच कर। देखिए कोशिश है कि कैसे तस्करी पर लगाम लगाया जाए। खासतौर पर जो शराब तस्कर हैं, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। वैसी स्थिति में जो शराब तस्कर हैं या अफीम या गांजा के जो तस्कर हैं वो काफ़ी सक्रिय हो गए हैं और वैसी स्थिति में पूरी जांच होने के बाद ही जो एसएसबी के जवान हैं वो जाने दे रहे हैं। तो ये पूरा ओपन इलाका है। खासतौर पर जो हमारे बाईं साइड जो है वो नेपाल का इलाका है और ये पिलर जो देख रहे हैं आप, यही पिलर जो है वो भारत और नेपाल की सीमा है। तो वैसी स्थिति में ये ओपन बॉर्डर होने के कारण जो तस्कर हैं वो काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। लेकिन तस्करों पर कैसे लगाम लगाया जाए इसको लेकर जो है पूर्वी चंपारण की पुलिस हो या एसएसबी के जवान हैं वो पूरी मुस्तैदी के साथ जो है अलर्ट है और ख़ासतौर पर तमाम तस्करों पर लगाम लगाने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ जांच के बाद ही वाहन या व्यक्ति हो उसको भारत के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। पुलिस कुमार, न्यूज 18 पूर्वी चंपारण। बेतिया में नेपाली हाथियों के आतंक से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और आसपास के इलाकों को मुक्ति मिलने वाली है। नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से नेपाली हाथी को वाल्मीकि रिजर्व में नहीं जाए, इसके लिए घेराबंदी शुरू कर दी गई है।
तार की घेराबंदी में विद्युत तकनीक के माध्यम से हाथियों के नेपाल के जंगल से बाहर निकलने पर रोक लगाई जा रही है। नेपाली हाथी का झुंड अक्सर सीमावर्ती इलाकों में तबाही मचाती है। नेपाल बॉर्डर के ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज। नेपाली हाथियों के आतंक से निजात के लिए पहल शुरू की गई है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और चितवन नेशनल पार्क के बीच में सहमति बन गई है। तो नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से अक्सर हाथियों का झुंड वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास पहुंचते थे और इन गांवों में भारी तबाही मचती थी। तो हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो चितवन नेशनल पार्क और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की खुली सीमाएं एक दूसरे से मिलती है और तमाम जैसी नदियां हैं और जंगल का जो इलाका है जिसके माध्यम से नेपाली हाथियों का झुंड अक्सर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास इलाकों में पहुंचता है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि चितवन नेशनल पार्क की ओर से इसकी घेराबंदी की व्यवस्था की गई है कि विशेष तौर पर नदियां के माध्यम से या फिर जो जंगली रास्ते हैं उनके माध्यम से जानवर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तक नहीं पहुंचे। तो विशेष तौर पर जंगली हाथियों का आतंक अब जरूर रुक जाएगा और इसके स्तर पर कई बार देखा गया था कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और बिहार के तमाम इलाकों में जंगली हाथी पहुंचते हैं और भारी तबाही मचाते हैं। इसी को देखते हुए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की तरफ से भी कई बार आपत्ति की दर्ज कराई गई थी और भारत और नेपाल के बीच में जब भी कभी बैठकें हुई तो इसके पर भी गंभीरता से चर्चा हुआ है। तो निश्चित तौर पर यह सकून भरी खबर अब आने वाले दिनों में देखने को जरूर मिलेगा जब नेपाली हाथी भारतीय क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। मुन्ना राज, न्यूज 18, भारत नेपाल सीमा। नवादा सदर अस्पताल की मदर शेड का निर्माण काफी लंबे समय के बाद निर्माण हो गया है और इसे जल्दबाजी में बिना किसी व्यवस्था के शुरू कर दिया गया। मदर शेड में शौचालय और पानी की भी व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण यहां परिजनों को रहने में काफी परेशानी हो रही है। परिजनों के मुताबिक मदर शेड में साफ सफाई के लिए भी कोई नहीं आता है, उन्हें खुद ही साफ सफाई करनी पड़ती है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अनिल विशाल। नवादा सदर अस्पताल स्थित SNCU वार्ड के मदर शेड का अथक प्रयास के बाद निर्माण हुआ है और लंबे समय के बाद आज इस मदर शेड का निर्माण तो हो गया मगर इसकी सुविधाएं अभी तक नहीं दी गई है। SNCU में भर्ती बच्चे के परिजन को यहाँ रहने की व्यवस्था की गई है। हालांकि जो मदर शेड है उसे बनाया तो काफ़ी अच्छा गया है मगर यहाँ जो सुविधाएं जो है वो बिल्कुल भी नहीं दी गई है, क्योंकि यहाँ जो जितने भी अभिभावक जो बच्चे के हैं वो आ रहे हैं उन्हें पूरी तरह से इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप इस वक्त तस्वीर में देखिए, ठीक मदर शेड के पीछे शौचालय और चापाकल का एक निर्माण किया गया है मगर अभी तक इन शौचालय को चालू नहीं किया गया है, जिसके कारण यहाँ मरीज के परिजन जो आ रहे हैं उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। चापाकल भी MLC फंड से बनाया गया था मगर कुछ दिन चलने के बाद यह बंद हो गया और आप इस वक्त जैसा देख सकते हैं कि इस मदर शेड के ठीक पीछे जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। समस्या है कि पानी के साधन नहीं है, ना ही बाथरूम यहाँ पर है, तो बनाइए कहाँ हम लोग जाएं। आज तक तो कोई ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पर हम आकर कोई पूछे कि हाँ आप लोगों को भी क्या दिक्कत है। एक लंबे प्रयास के बाद इसे बनाया गया है तो लोगों में एक आस जगी थी कि पूरे सुविधाओं के साथ इसे शुरू किया जाएगा मगर आनन फानन में इसे शुरू तो कर दिया गया मगर इसकी सुविधाएं अभी तक नहीं दी गई है। अब देखना होगा अस्पताल प्रबंधन कब तक यहाँ पे सुविधा